क्लास एट फोर्थ सॉरी 10th हम अध्ययन कर रहे थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में हमने आपको सिद्धांत के बारे में बताया है। बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग का सिद्धांत, और एक बताया था जैव केंद्रिकता का सिद्धांत, जैव केंद्रिकता का सिद्धांत। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति में यह बताया गया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक गर्म पिंड, एक सघन पिंड के महाविस्फोटक के कारण हुई है, जिसके कारण उसके कण क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पिंड था, जैसे ही इसका विस्फोट हुआ तो इसके कण क्या हो रहे थे, एक दूसरे से दूर जा रहे थे, और इनके दूर जाने की गति क्या थी, बढ़ती जा रही थी। अर्थात इसका कहना यह था कि ब्रह्मांड की अभी विकास हो रहा है, ब्रह्मांड अभी बढ़ रहा है। अर्थात ये कहना उचित नहीं है कि ब्रह्मांड एक है या एक से अधिक है। तो ये बिग बैंग सिद्धांत की अवधारणा थी। ठीक है, लेकिन इससे पहले और आए थे जैव केंद्रिकता का सिद्धांत, और जैव केंद्रिकता के सिद्धांत को देने वाले थे रॉबर्ट लांजा। कौन थे? रॉबर्ट लांजा। और रॉबर्ट लांजा का कहना था यदि हम चेतना को केंद्र माने, किसको केंद्र माने, चेतना को केंद्र माने, तो ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी अबूझ पहेलियां हैं या भौतिक शास्त्र की हो, रसायन शास्त्र की हो, तो उनको आसानी से हल किया जा सकता है। कब? यदि हम चेतना को क्या माने, ब्रह्मांड का केंद्र मान ले। यानी कि चेतना के माध्यम से ही, जैसे कि आइंस्टीन की समीकरण है, समय की अवधारणा है, इन सब की उत्पत्ति चेतना के आधार पर हुई है, ऐसा मानना था रॉबर्ट लांजा का। इसके लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था जैव केंद्रिकता का सिद्धांत। ठीक है, आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में हम एक मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है एक्यापायरोटिक मॉडल। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि एक्यापायरोटिक मॉडल दिया क्यों गया था? ये दिया इसलिए गया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ये कुछ तथ्य जुटा पाया, उन तथ्यों के आधार पर बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। ठीक है, तो आज देखते हैं एक्यापायरोटिक मॉडल है क्या। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मॉडल किसने दिया। तो देखिए, इस मॉडल को देने वाले थे पॉल स्टाइनहार्ट। कौन थे? पॉल स्टाइनहार्ट। अब देखिए, पॉल स्टाइनहार्ट कौन थे? ये थे प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक। कौन थे? प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे, और इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसका नाम था एक्यापायरोटिक मॉडल। एग्जाम में पूछा जा सकता है एक्यापायरोटिक मॉडल को किसने प्रस्तुत किया, तो प्रस्तुत करने वाले साइंटिस्ट का नाम है पॉल स्टाइनहार्ट। ठीक है, और देखिए ये सिद्धांत बताता क्या है। देखिए, इस सिद्धांत ने कहा है, इस सिद्धांत के माध्यम से बताया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति दो त्रिविमीय, कैसे हैं, दो त्रिविमीय ब्रह्मांडों के चौथी विमा से टकराने के कारण हुई है। यानी कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो पहले से ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड की चौथी विमा से टकराने से हमारे ब्रह्मांड की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, ऐसा मानना है एक्यापायरोटिक मॉडल का। और ये एक्यापायरोटिक मॉडल की अवधारणा है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है एक्यापायरोटिक मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो आपको इस प्रकार से बताना है। ठीक है, अब देखिए, इस मॉडल में ब्रह्मांड का विस्तार होना तो माना गया है। देखिए, ये जो बिग बैंग का सिद्धांत था, इस बिग बैंग के सिद्धांत में क्या है, ब्रह्मांड का विस्तार हम बता रहे थे, यानी कि कण क्या थे, दूर दूर तक जा रहे थे। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी बताता है इस मॉडल में ब्रह्मांड का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन बिग बैंग के सिद्धांत से अलग है। बिग बैंग का सिद्धांत तो मानता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पिंड था, इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण इसके पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे थे और ब्रह्मांड का आकार बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये जो सिद्धांत है एक्यापायरोटिक मॉडल, ये कहता है कि जो ब्रह्मांड का विकास तो हो रहा है वो एक रबड़ के झिल्ली के समान हो रहा है। जिस प्रकार एक रबड़ को यदि हम खींचें तो खींचते ही चली जाती है, लेकिन खींचने पर इसका केंद्र क्या होगा इसको हमें कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये कहने वाले थे आपके पॉल स्टाइनहार्ट। और आगे भी कहता है इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को क्या माना गया है, रबड़ की झिल्ली की तरह फैलता हुआ माना गया है। अर्थात जिस प्रकार रबड़ की झिल्ली को हम खींचते हैं तो खींचने पर क्या होती है, वो फैलती है, लेकिन जैसे जैसे वो फैलती है, फैलने पर क्या है कि हमें इसमें इसका
इसका केंद्र क्या होगा या कि इसका केंद्र बिंदु क्या होगा। यदि हम इसको बराबर बराबर खींचे तो इसका मतलब होता है बीचों बीच से टूट जानी चाहिए थी, लेकिन बीचों बीच से जब टूटती जब इसका केंद्र बिंदु इसके बिल्कुल मध्य में होता। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद उसका विकास तो हुआ, लेकिन विकास किस प्रकार हुआ, रबर की झिल्ली की तरह हुआ या रबर की झिल्ली की तरह फैलता हुआ गया। लेकिन इसका केंद्र क्या है, इस बात की चर्चा रॉबर्ट नाजार नहीं कर पाया, यानी कि इसने कहा कि इसका कोई केंद्र बिंदु नहीं, इसका केंद्र कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड की संरचना एक दूसरे से दूर जा रही है। दूर जाने का मतलब है इस रबड़ को यदि हम खींचते हैं तो क्या है कि खींचने पर एक दूसरे से दूर जाएगी। इसी प्रकार ब्रह्मांड के कण में क्या है, संरचना भी एक दूसरे से दूर जा रही है, परंतु बढ़ती दूरी का केंद्र क्या है इस बात का अभी पता नहीं है। यानी कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, कितने ब्रह्मांड हैं और कितने हमको पता है इसका अभी तक कोई पता नहीं है। साइंटिस्टों का मानना तो ये भी है ब्रह्मांड एक है, ब्रह्मांड एक है या अधिक, ब्रह्मांड एक है या अधिक, इसका अभी साइंटिस्टों के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। ठीक है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। अब देखिए ये सिद्धांत था एक कंपैरेटिव मॉडल, इससे पहले हमने आपको बता दिया था जैव केंद्रिता का सिद्धांत और एक और बताया था बिग बैंग का सिद्धांत। अब देखिए एक और सिद्धांत आया जो जैन धर्म के माध्यम से दिया गया, उसका नाम है प्रकृतिवादी सिद्धांत। क्या नाम इसका, प्रकृतिवादी सिद्धांत। देखिए जैन धर्म में सृष्टि को कभी खत्म नहीं होने वाली माना गया है। जैन धर्म कहता है कि ये सृष्टि कभी खत्म नहीं हो सकती, अर्थात उन्होंने कहा है कि सृष्टि कभी खत्म नहीं हुई। जैन धर्म के अनुसार यौगिक हमेशा से अस्तित्व में है और हमेशा रहेगा। जो ब्रह्मांड के अंदर जितने भी यौगिक हैं वो पहले से मौजूद थे और हमेशा मौजूद रहेंगे। ये यौगिक प्राकृतिक कानूनों द्वारा नियंत्रित। और उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के अंदर जितने भी यौगिक हैं सारे के सारे किससे बंधे हुए हैं, कानूनों के माध्यम से बंधे हुए हैं। ये कानून मनुष्य द्वारा बनाए हुए कानून नहीं है, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ कोई कानून नहीं है। तो कानून किसका है, प्रकृति का कानून है, प्रकृति का कानून है, यानी कि आपकी नेचर का कानून है। और अपनी ही ऊर्जा प्रतिक्रिया द्वारा ये चलते हैं, यानी कि जो यौगिक हैं अपनी ही क्रिया से चलेंगे, अपनी ही ऊर्जा से चलेंगे। यानी कि मनुष्य चाहे हम इसको चला दें, हम इसको ऊर्जा दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात इसीलिए कहा गया है ये प्राकृतिक कानूनों द्वारा बंधे हुए हैं, अर्थात प्राकृतिक कानूनों के माध्यम से ये नियंत्रित होते हैं। ठीक है, और जैन दर्शन के अनुसार इन्होंने माना है, जैन धर्म का कहना है कि यौगिक शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है कभी खत्म नहीं होने वाला। यौगिक कैसा है, शाश्वत। शाश्वत का मतलब क्या हुआ, कभी खत्म नहीं होने वाला, अर्थात जिसको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते उसको कहते हैं शाश्वत। अर्थात जैन धर्म ने बताया है यौगिक कैसे हैं, शाश्वत हैं, अर्थात यौगिकों को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। ईश्वर या अन्य शक्ति ने इसे नहीं बनाया है। अर्थात जितने भी यौगिक हैं हमारे समाज में या हमारे कल्चर में ऐसा माना जाता है कि जो पेड़ पत्तियां, पेड़ पौधे या वायु जो भी चलती है उसको कौन चलाता है, ईश्वर चलाता है, भगवान चलाता है, अल्लाह चलाता है, कोई मसीहा चलाता है। लेकिन ऐसा कौन नहीं मानता, जैन धर्म नहीं मानता। जैन धर्म मानता है कि ये प्राकृतिक कानूनों द्वारा नियंत्रित है, प्रकृति इनको खुद संचालन करती है। ठीक है, तो ऐसा मानने वाले हैं प्रकृतिवादी सिद्धांतों का ये कहना था। अर्थात इनके अंदर जैन धर्म ने ये बात बताई कि यौगिक हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए भारतीय अवधारणा क्या है। भारतीय अवधारणा के बारे में तो इसे देखिए ऋग्वेद में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, लेकिन भारतीय अवधारणा में हम आपको यहाँ पर चर्चा करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ठीक है, तो देखिए सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि सृष्टि की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार हुआ, इसका क्वेश्चन कई बार तो उठा और उसका कई बार आंसर दिया जा चुका है और अभी कई बार और दिया जाएगा। ऐसा कहने वाला कि कौन है, स्वामी विवेकानंद जी। इनका कहना, इन सभी सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद ये कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति और विकास के बारे में क्वेश्चन तो बहुत बार किए गए और उनका उत्तर भी बहुत बार दिया गया, लेकिन अभी और भी इसका उत्तर दिया जाना बाकी है और भविष्य में दिया जाएगा। ऐसे कहने वाले थे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं बीज वृक्ष से बनता है, बीज वृक्ष से बनता है, लेकिन बीज किससे बना, वृक्ष से, लेकिन बीज से तुरंत वृक्ष नहीं बनता। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। जो बीज बनेगा
किससे बनेगा? वृक्ष से बनेगा, यानी पेड़ से बनेगा, पादप से बनेगा। लेकिन उस बीज से तुरंत हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते? वृक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पेड़ प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि यदि हम बीज को मिट्टी के अंदर डालें तो उसको उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। बीज को अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अनुकूल परिस्थितियों के लिए इसको इंतजार करना पड़ता है। जब इसके पास अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो अंकुरण की क्रिया हो जाती है। कौन सी क्रिया होती है? अंकुरण की क्रिया होती है। तो अंकुरण के माध्यम से दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। पहली संरचना का नाम होता है मूलांकुर। क्या है? मूलांकुर। दूसरी संरचना का नाम होता है प्रांकुर। ठीक है, अभी इस बीच से जो दो संरचनाएं बनी है, मूलांकुर और प्रांकुर, मूलांकुर आगे जाकर विकसित होकर जड़ का निर्माण करता है, लेकिन प्रांकुर आगे चलकर पत्ती, तना, फल, फूल आदि का निर्माण करता है। इस प्रांकुर से चरम सीमा पर फल पुष्प का निर्माण होता है और पुष्प के निर्माण से फल का निर्माण होता है, फल के निर्माण से बीज का निर्माण होता है। यानी कि ये प्रक्रिया, यह प्रोसेस बहुत लंबा होता है और इस प्रोसेस से गुजरने के बाद वापस हम किसको प्राप्त करेंगे? बीज को प्राप्त करेंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बताया है कि हम वृक्ष से बीज को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बीज से हम वापस किसको? वृक्ष या पादप को या पेड़ को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। जो ब्रह्मांड के बारे में जितने भी मत प्रस्तुत किए गए हैं वो धीरे धीरे प्रस्तुत नहीं हुए, मतलब धीरे धीरे प्रस्तुत हुए हैं, अचानक नहीं हुए। जिस प्रकार किसने बताया है? स्वामी विवेकानंद जी ने। जैसे कि बताया, बीज से वृक्ष के निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है। तो ये थी आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में। कल हम जो चर्चा करेंगे वो सब चर्चा करेंगे भौतिक सिद्धांतों के बारे में, भौतिक सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।